नमस्कार, स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। आज हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के तहत, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, इस मॉडर्न हिस्ट्री के तहत आज हम हमारी यूनिट नंबर पहली स्टार्ट करेंगे। देखो, इसके सिलेबस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि क्या-क्या हमें पढ़ना है, और ये पूरी स्ट्रेटेजी बताई है कि किस तरीके से पढ़ना है हमें, और किस यूनिट में हमारा कौन सा सब्जेक्ट होगा। वो आपको पूरा फुल डिटेल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एनालिसिस करा। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले आप उसे ही देख लीजिए। उसके बाद में आप आगे की वीडियो देखना शुरू करें, क्योंकि देखो, सिलेबस किसी का भी क्या होता है, मस्ट होता है कि जब तक हमें अपने सिलेबस की जानकारी नहीं होगी, जब तक हम अपने टारगेट पर फिक्स एक तरीके से फिक्स टारगेट नहीं फिक्स कर सकते हम किसी भी एंगल से। तो इसलिए आपको पहले सिलेबस देखना है उसका, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। और ये जो वीडियो आती है आपकी, ये सुबह को ठीक 8 बजे आपकी मिल जाती है। तो आज हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से होगा, या फिर इससे पहले भी हम ये देखेंगे कि यूरोपीय आगमन से पहले कि यूरोप की स्थिति कैसी थी, यूरोप में क्या चल रहा था, कौन सा साम्राज्य चल रहा था यूरोप में, वो हम यहाँ पर सब कुछ देखेंगे। अब देखो, ये जो स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां भारत में अपना प्रभुत्व जमाएंगी आकर, किस तरीके से आएंगी, कहाँ से आएंगी, क्या ये कंपनियां ये जो आ रही हैं, या यूरोप के जो लोग आ रहे हैं भारत में व्यापार करने के लिए, क्या ये स्थल मार्ग से आ रहे हैं, या फिर ये जल मार्ग से आ रहे हैं। तो जल मार्ग से आ रहे हैं तो क्यों जल मार्ग से आ रहे हैं, और यदि स्थल मार्ग से आए हैं तो ये स्थल मार्ग से क्यों आए। तो कारण आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये भारत आएंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो, ये जो होगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो, ये आपका यूपीएससी जो आपकी एग्जाम आने वाला है बीओ का, और आरओ और एआरओ का जो एग्जाम आने वाला है। और देखो, मेनली तो इनके लिए है आपका यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और एग्जाम इससे कवर नहीं होंगे, सारे एग्जाम कवर होंगे, क्योंकि देखो हमने अपना जो लेवल रखा है, पढ़ाई का लेवल जो रखा है, वो यूपीपीएससी और यूपीएससी के लेवल का रखा। तो इससे जो जितने भी छोटे एग्जाम होंगे, तो देखो यूपीएससी से छोटा, यूपीएससी से बड़ा एग्जाम तो कोई होता भी नहीं है भारत में। तो इसके लेवल को हम टच करेंगे जान। और उसके बाद में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी का दे रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हो, तो सारे एग्जामों को आप क्रैक कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज कि किस तरीके से आगमन होगा यूरोपीय कंपनियों का। तो देखो, पहले हम देखते हैं कि भारत में यूरोपीय आगमन से पूर्व भारत की जो स्थिति थी यूरोप की, वो किस तरीके से थी। देखो, ये है आपका विश्व का मैप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका विश्व मैप है। इसी विश्व मैप में देखते हैं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये है आपका यूरोप। यूरोप के बाद में ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये भी आप इसमें साथ शामिल कर लो। तो ये जो क्षेत्र है, ये है आपका एशिया। एशिया, और नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा एक और द्वीप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे महाद्वीप होंगे यहाँ पर। अब ये किस तरीके से भारत में प्रवेश करेंगे, या भारत में एंट्री करेंगे, या पूरब के देशों के साथ व्यापार करेंगे, उससे पहले जरा हम इसकी यूरोप की स्थिति देख लेते हैं थोड़ी सी कि किस तरीके से यूरोप की स्थिति थी जब तक यूरोपीय कंपनियां भारत में नहीं आई थी। तो उनकी स्थिति कैसी थी। तो भारत और यूरोप के मध्य क्या था, व्यापार रोमन साम्राज्य के दौरान यूनानी व्यापारियों द्वारा दो मार्गों से किया जाता था। एक तो कैसे, एक तो लाल सागर होते हुए। जो लाल सागर कौन सा है, देखो लाल सागर ये वाला है लाल सागर आपका। उसके साथ साथ फारस की खाड़ी के द्वारा, वो फारस की खाड़ी भी आपकी यही है यहाँ पर। तो इनके द्वारा ही क्या होता था, यहाँ पर ये व्यापार करते थे। ये जो था, ये वाला जो मार्ग था, ये वाला, इस मार्ग की खोज नहीं हुई थी। इस मार्ग की खोज होगी आगे चलकर। तो देखो, हुआ क्या कि रोमन साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, वो 27 बीसी में हुई थी। रोमन साम्राज्य की जो स्थापना हुई, वो 27 बीसी या ईसा पूर्व में हुई थी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और किसने की थी, एक व्यक्ति था ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर ने इस रोमन साम्राज्य की स्थापना की। और ये जो अपने राज करते थे, ये रोम को केंद्र बनाकर अपना राज करते थे। रोम का मतलब इटली, इटली को केंद्र बनाकर ये वहां पर राज करते थे। लेकिन ये क्या होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा, पूरा का पूरा क्या होगा कि
जो ये रोमन साम्राज्य था ये टूट जाएगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा, 1400 से ये 1400 ईस्वी के आसपास ये दो भागों में टूटेगा। एक पर तो ये राज करेंगे मुस्लिम वाले क्षेत्र वाले पे, इस पे क्षेत्र पर राज हो जाएगा, और एक इस क्षेत्र पर। कुल मिलाकर जो हमारा अगला जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, इससे तो यहाँ से तो भारत के लिए व्यापार होता था इस क्षेत्र से, लेकिन ये जो क्षेत्र था ये वाला यूरोप का ये वाला क्षेत्र, ये पूरी तरीके से कट चुका था पूरब के देशों से, क्योंकि इन पर यहाँ पर जो एकाधिकार था, यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग थे, कुछ पारसी लोग थे। तो ये जो पश्चिम के देश थे, यूरोप को यदि हम दो भागों में बांट दें तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, तो ये जो पश्चिम के देश थे इनके साथ क्या होता था कि व्यापार नहीं किया जा सकता था किसी भी तरीके से। तो इनका जो स्थल मार्ग का जो व्यापार था वो यहाँ पर क्या हो गया, रुक गया पूरी तरीके से। इसी वजह से जो पश्चिम के लोग थे, अब देखो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये आर्कटिक महासागर के आसपास पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो ठंडी का क्षेत्र होता, और यहाँ पर लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो इनको मसालों की जरूरत पड़ती थी जिंदा रहने के लिए, गरम मसालों की जरूरत पड़ती थी, और दूसरी कंडीशन सूती कपड़ों की भी जरूरत पड़ती थी यहाँ। और ये दोनों की दोनों चीजें कहाँ से आती थी, ये आती थी पूरब से, अर्थात भारत से आती थी दोनों की चीजें। और जब ये क्षेत्र रुक गया तो यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों ने क्या करा, एक नए मार्ग की खोज प्रारंभ कर दी। और यहीं से पुर्तगाल का नाविक था एक, इसे बोलते हैं वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा ही क्या करता है, भारत आने के लिए नए रास्ते की खोज करता है। ऐसा नहीं है कि भारत की खोज की थी वास्को डी गामा, नहीं। भारत ऐसा नहीं था कि खुआ हुआ था। तो भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई थी यहाँ पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर, अब देखो वास्को डी गामा से पहले कोलंबस भी आएगा, लेकिन कोलंबस क्या हुआ, कोलंबस जो आएगा 1492 ईस्वी में आएगा, लेकिन वो भारत नहीं आएगा। भारत ना आकर वो क्या होगा, यहाँ से चलेगा पुर्तगाल से, और चलने के बाद में क्या होगा, रास्ता भटक जाएगा, और रास्ता भटकने के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा, अमेरिका। तो ये इस प्रकार से ना गलती से क्या हो जाती है, अमेरिका की खोज हो जाती है। अब तक 1492 तक, 1492 से पहले तक क्या थी कि कोई पता ही नहीं था कि अमेरिका जैसा भी कोई देश है। यहाँ से हम बिल्कुल इन इस क्षेत्र से बिल्कुल अपरिचित थे, ये वाला जो क्षेत्र था। तो इसी, अब देखो यहाँ पर क्या हुई, तो कुछ छात्रों को ट्रेंड करा गया, कुछ लोगों को ट्रेंड करा गया। तो मैड्रिड में स्थित नेविगेटर स्कूल था, तो इसी के दो छात्र थे, एक तो वास्को डी गामा था और एक कोलंबस था। और यही क्या करेंगे, 1492 में क्या करेंगे, ये निकलेंगे समुद्री यात्रा पर। तो 1492 में कोलंबस क्या करेगा, आएगा तो ये भारत की यात्रा पर, भारत के मतलब समुद्री मार्ग की खोज करता हुआ भारत के लिए आएगा ये। लेकिन क्या हुआ, समुद्री मार्ग में क्या होगा, ये दिशा भटक जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, अमेरिका। तो इस प्रकार 1492 में कोलंबस अमेरिका की खोज कर देता है। उसी तरह उसके बाद में फिर 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की तरफ आता, भारत की खोज नहीं लिखेंगे इसे। भारत में क्या करता है, ये समुद्री मार्ग की खोज करता है भारत के लिए, समुद्री मार्ग की खोज यूरोप से भारत के लिए जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कौन करेगा, तो वास्को डी गामा ही करेगा। तो और यहीं पर ही ये है आपका, देखो मेडागास्कर वाला क्षेत्र, ये अफ्रीका महाद्वीप और ये मेडागास्कर, इसके यहाँ से होता हुआ इसी मेडागास्कर द्वीप पर ही कौन मिलेगा, इसे एक व्यक्ति मिलता है, अब्दुल मनीद। अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति मिलता है, और यही व्यक्ति से भारत जाने का रास्ता बताता है। और उसके बाद में ये कालीकट में उतरता है, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरता है, कब, 20 मई 1498 को उतरता है। तो इस प्रकार जो वास्को डी गामा है वो क्या करेगा, भारत के लिए यूरोप से पूर्ण समुद्री मार्ग की खोज करेगा। देखो, यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया था, और जब पुनर्जागरण हो गया तो क्रांति भी हो गई थी। और जो लोग थे वो क्या होते, अंधकार युग से जो पहले कर्म कांडों में विश्वास करते थे, वो उस अंधकार युग से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और परिणाम क्या होता है, यूरोप में कई नए आविष्कार हो जाते हैं, जैसे यूरोपीय, और जिस कारण क्या हुआ, जैसे आप देखें चीन में दिशा सूचक की खोज हो चुकी थी। और जब दिशा सूचक की खोज हो गई तो यात्राएं करना क्या हो गया, बड़ा ही सुगम हो गया। जो कपड़े सूती वस्त्र हम हाथ वगैरह से बनाया करते थे, वो सूती वस्त्रों की फैक्ट्रियां लग गई, वहां मशीनें लग गई यूरोप में। तो इसी वजह से क्या हुआ, पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हो गया था यूरोप में। तो देखो, यूरोप में वस्त्र बनाने के लिए या उद्योगों के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की। और वो कच्चा माल कहाँ मिलता, कच्चा माल मिलता उपनिवेशों के द्वारा। और इसी वजह से यूरोप में होड़ चलती है किसकी, उपनिवेश बनाने की। और इसी प्रकार क्या होगा, ब्रिटेन का एक उपनिवेश भी बनकर उभरेगा, कौन, भारत। तो यहाँ से ये कच्चा माल, भारत से कच्चा माल ले जाते थे, अपने यहाँ फैक्ट्रियों में उसे बनाते थे, और उसके बाद में उल्टा लाकर डंप कर देते थे भारत के अंदर ही। मतलब
कच्चा माल भारत से उठाया और उसको तैयार करा अपने यहाँ फैक्ट्रियों में ले जाकर। इससे क्या हुआ? इससे यहाँ के लोगों को क्या हुआ? मजदूरी भी मिली और उनकी क्या हुई? जो सैलरी थी वो भी बढ़ने लगी। और इन्होंने बाहर के देशों के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। तो यही कंपनियां क्या थी? ये यूरोपीय कंपनियां ही क्या होंगी? भारत आने के लिए या पूरब के साथ व्यापार करने के लिए, पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या होंगी? ललायत होंगी एक तरीके से। और जैसे जैसे क्या हुआ? दिशा सूचक की खोज हुई, बंदूक की भी खोज हुई और तोपों की भी खोज हो चुकी थी, आविष्कार इनके भी हो चुके थे। दिशा सूचक में क्या कर दिया कि दिशाएं आसानी से पता लगाई जा सकती थी। बंदूक से अपनी बंदूक और तोपों से अपनी स्वयं की रक्षा भी हो सकती थी, और जो हम व्यापार करते थे उसकी भी रक्षा हम आराम से कर सकते थे। तो दोनों चीजों की हमें क्या मिल गई? सहूलियत मिल गई यहाँ पर, जिससे यूरोपियों को समुद्री मार्ग या ये समुद्री यात्राएं करना क्या हो गया? बड़ा ही आसान हो गया। लेकिन भारत में क्या प्रथा थी? कि भारत में ये प्रथा थी कि समुद्री यात्रा करना उसे पाप माना जाता था एक तरीके से। इसका मतलब क्या था? ये भी एक भारत में कुरीतियां थी। तो लेकिन जबकि यूरोप के लोग क्या करते थे? यूरोप के लोग आसानी से क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब देखो यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी भारत में आई। देखो 5 यूरोपीय कंपनियां फेमस थी। जैसे पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली तो खैर सबसे पहले भारत में आए। फिर डच कंपनी, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद में डेनिस आए और फिर आए फ्रांसीसी। देखो यही क्रम होगा, हायरार्की में यही क्रम चलता है आपका, और यही आने का भी इनका क्रम है। तो जैसे देखो, तो यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आएंगे? पुर्तगाली। पुर्तगालों के बाद में डच आएंगे, डच के बाद में अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद में डेनिस, और डेनिस के बाद में आएंगे फ्रांसीसी। अब देखो, जो इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की वो कहाँ की थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की कोचीन में। कहाँ? कब? 1503 में। उसी प्रकार से क्या होगा? डच आए। डचों ने 1611 में, देखो आ तो अंग्रेजों से पहले ही गए थे, लेकिन अंग्रेजों के बाद में क्या करेंगे? ये मसूलीपट्टनम में अपनी क्या करेंगे? पहली कोठी खोलेंगे, पहली फैक्ट्री लगाएंगे या कोठी खोलेंगे। उसके बाद में अंग्रेज 1608 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में क्या, ये जो है ये यहाँ पर मसूलीपट्टनम में तो ये 1611 या 12 के आसपास खोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इन्हें परमिशन मिल जाती है जहांगीर के द्वारा सूरत में। लेकिन क्या होता है कि यहाँ के जो लोकल व्यापारी होते हैं, जो स्थानीय व्यापारी होते हैं, उनके विरोध के कारण क्या होता है? जो जहांगीर ने परमिशन दी थी कैप्टन हॉकिंस को, वो क्या करती? वो उसे वापस ले लिया जाता, और ये जो कोठी थी अंग्रेजों की सूरत में जो कोठी खुली वो अवैध घोषित कर दी गई। उसके बाद में क्या कहाँ खोलेंगे वो अपनी कोठी? ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे मसूलीपट्टनम में। तो बहुत सारी बुकों में तो आपको सूरत मिल जाएगा और बहुत सारी बुकों में आपको मसूलीपट्टनम मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जहांगीर ने परमिशन जरूर दे दी थी सूरत में फैक्ट्री खोलने की, लेकिन बाद में क्या हुआ? जब स्थानीय व्यापारियों का विरोध होना शुरू हो गया तो उसने अपनी परमिशन को वापस ले लिया था। डेनिसो ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में लगाई। कहाँ लगाई? तो तंजौर में लगाई। और फ्रांसीसियो ने 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। अब देखो, ये तो इनके आने का क्रम, ये इनकी फैक्ट्री लगाने का क्रम, और ये इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ किस किस की फैक्ट्री लगी, पहली फैक्ट्री, ये जरूर याद रखनी है। और यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या क्या है? तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कैसे हुई? देखो, सबसे पहले किसने करी? पुर्तगालियों ने कोचीन में खोली। उसके बाद में अंग्रेजों ने सूरत में खोली। फिर डचों ने खोली मसूलीपट्टनम में। फिर आप देखेंगे डेनिस ने खोली, डेनिस ने कहा तंजौर में, और फिर फ्रांसीसियों ने 1668 में आकर अपनी फैक्ट्रियां खोली। तो कोई ये क्रम है फैक्ट्री खोलने का, ध्यान रखना। ये जो क्रम है, ये क्रम है इनका भारत आने का, और ये क्रम है भारत से जाने का। ये आप देखो, एक ही स्लाइड में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है इसमें, और यहीं से सवाल बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। कभी कभी तो मिलान करने के लिए दे देता है कि कौन सी फैक्ट्री कब स्थापित हुई, करिए मिलान। तो यदि आपको वर्ष पता नहीं है तो वहां भी आप भटक सकते हैं सवाल को लेकर। तो इसलिए ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या होगी? इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले गए कौन? डेनिस। भारत छोड़ा किसने सबसे पहले? डेनिसों ने। उसके बाद डचों ने भारत छोड़ा, फिर फ्रांसीसियों ने छोड़ा, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, और उसके बाद फिर आएंगे आपके पुर्तगाली। ये यहाँ से जाएंगे लगभग 1961-62 के दौरान, यहाँ से ये भारत छोड़कर जाएंगे, क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को कब आजाद कराया जाएगा? 61-62 के दौरान ही गोवा को आजाद कराया जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, और जाएंगे भी कब? सबसे बाद में ही जाएंगे। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में कौन जा रहे हैं? पुर्तगाली ही जा रहे हैं। तो क्रम, आने का क्रम, जाने का क्रम, कंपनी स्थापना का क्रम, ये आपको सब कुछ याद रखना है। कहाँ कहाँ कंपनियां स्थापित हुई ये भी आपको ध्यान रखना है। किस किस सन में कंपनियां स्थापित हुई ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो वन बाई वन इनको हम पढ़ लेते हैं। पुर्तगाल,
पुर्तगाल में कौन आया सबसे पहले? तो 20 मई 1498 को वास्को डिगामा पहली बार भारत आया। और वास्को डिगामा जो कहाँ उतरा था? कालीकट में। कालीकट नामक स्थान पर उतरा था, केरल के, केरल में। और केरल का स्थानीय राजा था, स्थानीय राजा कौन था? स्थानीय राजा था राजा जमोरिन। राजा जम्बूरिन ने क्या करा था? इसका स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया था। लेकिन ये भारत के बारे में परिचित था, ये जानता था कि भारत में कैसी प्रथा है, बलि प्रथा भी है। और बलि प्रथा का मतलब ये है कि वहां पर व्यक्तियों की भी बलि दे दी जाती है, और लेकिन बलि देने से पहले उसको क्या करा किया जाता है? भव्य स्वागत किया जाता है। तो पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा, ये भी इसी डर में था कि आज क्या हो जाएगी, मेरी भी बलि चढ़ जाएगी, क्योंकि इसका भव्य स्वागत हुआ, इसी वजह से ये डरा हुआ था। लेकिन देखो, नई नई जगह जाएंगे, कोई भी जाएगा, आप भी जाएंगे, तो क्या होगा, एक डर का माहौल तो बना ही रहेगा, हल्का फुल्का तो डर का माहौल रहेगा ही रहेगा। तो इसी वजह से ये भी आपका पूरी तरीके से डरा हुआ था। और बलि जैसी प्रथा भारत में उस समय प्रचलन में थी। तो डर बिल्कुल सच्चा था उस टाइम पर। तो वास्को डी गामा का इसका इसने स्वागत किया, किसने? राजा जमोरिन ने। अब ये ध्यान रखना कि ये जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था पीछे, शायद 2013 के में हुआ था, 2013 में, तो उसमें ये पूछा गया था कि वास्को डी गामा कालीकट में जो उतरा था, उस समय वहां का वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो वहां के क्षेत्रीय राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। फिर उसके बाद में एक और पुर्तगाली आया, वो था अल्बारेज कम्ब्रेल। कब आया? तो 1500 ईस्वी में। अब ध्यान रखना, वास्को डी गामा दो बार भारत आता है। वास्को डी गामा पहली बार आएगा 1498 में, और फिर से आएगा वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में, फिर से आएगा। अब देखो, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? यह पुर्तगाल का नाविक था और व्यापारी भी था। तो नेविगेटर का मतलब क्या होता है? नेविगेटर स्कूल का मतलब होता है कि जहाँ पर नाव वगैरह चलाई जाती हैं या समुद्री यात्राएं सिखाई जाती हैं, उनको नेविगेटर स्कूल बोलते हैं। और जो कोलंबस था और जो आपका वास्को डी गामा था, वो नेविगेटर स्कूल के ही छात्र थे, दोनों पीछे पड़ चुके हैं। जब ये समुद्री यात्रा पर निकलता है तो इसका वित्त प्रबंध किसने किया था? पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम ने किया था। तो देखो, इतनी लंबी यात्रा के लिए एक आम इंसान के लिए धन इकट्ठा करना कोई आम बात ही नहीं। इसलिए क्या करा कि राजा वगैरह ही क्या करते थे, इनके धन का प्रबंध करते थे। तो मैनुअल प्रथम ने इसके धन का क्या किया था? इसका वित्त प्रबंधन किया था। यह लिस्बन से अपनी यात्रा आरंभ करता है और अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए उत्तमासा अंतरीप पर। उत्तमासा अंतरीप किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्र का सबसे जो निचला क्षेत्र होता है, जैसे आप 1 मिनट के लिए ये इसे मान लो, इसे मान लीजिए आप अफ्रीका, तो ये जो क्षेत्र है, नीचे वाला जो क्षेत्र है, कैप ऑफ कैमोरिन भी बोलते हैं इसको, कैप ऑफ कैमोरिन या उत्तमासा द्वीप, उत्तमासा के नाम से भी या अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है इसे। और मॉरिशस पहुंचता है, और यहाँ एक गुजराती व्यापारी मिलता है। क्या नाम था उसका? अब्दुल मनीद। इसी अब्दुल मनीद से इसकी मुलाकात होती है, और यही अब्दुल मनीद से वास्को डी गामा को कहाँ का मार्ग बताता है? भारत जाने का मार्ग बताता है। और वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट, मालाबार तट पर, अर्थात पिप्पड़गाय या कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरता है। कब उतरता है? तो 20 मई 1498 को केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरता है। इस समय कालीकट का शासक था जमोरिन नामक एक ब्राह्मण, या आप ये कह लीजिए कि क्षेत्रीय राजा था ये एक, जमोरिन। और इसी ने वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत किया था। उसके द्वारा व्यापार की इच्छा व्यक्त करने पर उसे उसकी सहायता भी प्रदान की जमोरिन ने। और ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च खरीद कर लेकर गया था। किस जहाज से आया था? तो विक्टर नामक जहाज से आया था। और जब जब इस विक्टर नामक जहाज से आया था, तो जाएगा भी इसी जहाज से। तो विक्टर नामक जहाज से जब ये यूरोप जाता है, तो रास्ते में पहुंचते पहुंचते क्या होती है, आधी काली मिर्च भी खराब हो जाती है। क्योंकि देखो, नमी लगने का पूरा पूरा खतरा होता है, क्योंकि समुद्री यात्राएं होती थी और सालों साल यात्राएं होती थी। ऐसा नहीं है आप जैसे हवाई जहाज में बैठे और 2 घंटे में या 4 घंटे 5 घंटे में आपके अमेरिका पहुंच जाओ या ब्रिटेन पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता था। वहां पर क्या लगता था? सालों का समय लगता था, कई कई साल लग जाती थी पहुंचने में। तो इसी वजह से क्या हुआ, नमी के कारण इसकी क्या होगी, जो काली मिर्च थी वो बहुत सारी, या ये कह लो 50% काली मिर्च खराब हो गई। इसके बावजूद भी जब इसने जो बची आपकी 50% काली मिर्च थी उनको बेचा, तो 60 गुना फायदा हुआ। इसका मतलब क्या था कि 1 रुपए की वस्तु 60 रुपए में बिकी, ये मान लीजिए। तो 60 गुना इसको फायदा हुआ। अब सोचो, किसी व्यक्ति को यदि 60 गुना फायदा हो रहा है, तो जो आसपास के व्यापारी हैं, क्या वो चुप बैठेंगे? जो आसपास के व्यापारी भी तो देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसी वजह से क्या होगा, अब क्या होगा, अब होड़ बने मचेगी, और सब क्या करेंगे, पूरब की तरफ व्यापार करने के लिए अग्रसर होंगे यहाँ पर।
दूसरा, अल्वारेज कम्ब्रेल आया। इसी होड़ में क्या आया, अल्वारेज कम्ब्रेल 9 मार्च 1500 ईस्वी को भारत आता है। कौन था? दूसरा पुर्तगाली निजी व्यापारी था। निजी मतलब प्राइवेट व्यापारी था, अपने खर्चे पर आया था। वास्को डिगामा की बात की पुष्टि करने के लिए 1500 ईस्वी में कहा था, अल्वारेज कम्ब्रेल भारत आया था। कि जो वास्को डिगामा कह रहा है कि अच्छा व्यापार कर सकते हो आप भारत के साथ, तो उसकी पुष्टि के लिए ये अल्वारेज कम्ब्रेल आया था, जिसका अरब व्यापारियों के साथ संघर्ष भी हुआ था। देखो, यहाँ पर ये हमारा दक्षिण भारत है, तो इधर क्या थे, अरब व्यापारी थे, व्यापार करते थे भारत से, तो इनके साथ इसका संघर्ष भी हुआ। कैसे आएगा? ये आपका ऐसे मान लो, ये अफ्रीका, तो अफ्रीका के बराबर मेडागास्कर, और मेडागास्कर से होता हुआ आता है। तो अरब व्यापारियों के साथ संघर्ष भी इसका प्रारंभ हो जाता है यहाँ पर। वास्को डिगामा फिर से आता है, तो पुनः ये 1502 ईस्वी में भारत आया, तथा 1503 में कोचीन में इसने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। कोचीन कहाँ है? केरल। अब यूरोपीय तथा अरब व्यापारियों के मध्य क्या हो जाएगा? विवाद उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो देखो केवल अरब व्यापारी ही व्यापार कर रहे थे, अब क्या आ गए, अब पुर्तगाली या फिर अब यूरोप के अन्य देश के लोग भी कहाँ आने लगे, व्यापार करने आने लगे। तो इनके बीच में क्या होगा, मध्य विवाद उत्पन्न होना ही शुरू हो जाएगा। और फलस्वरूप पुर्तगालियों ने अपने व्यापार नीति में बदलाव करते हुए किस नीति को अपनाया? सशस्त्र व्यापार की नीति को अपनाया। कि भारत में जो अरबी लोग थे, जो यहाँ पर जो अरब सागर था, इस पे जो एकाधिकार था अरब व्यापारियों का, उसको कम करने के लिए पुर्तगालियों ने अपने सशस्त्र व्यापार की नीति अपनाई। अब थोड़ा सा याद करो, देखो दिशा सूचक के साथ साथ किसकी खोज हुई थी? बंदूक की भी। बंदूक के साथ साथ तोपों की भी खोज हुई। तो जो जो यूरोप के व्यापारी थे, वो व्यापार करने के लिए अपने नाव या जहाजों में क्या रखते थे? बंदूक और तोपें भी रखते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब किस नीति को अपनाया? सशस्त्र व्यापार की नीति को अपनाया। कि भारत के साथ व्यापार तो करेंगे, लेकिन यदि कोई बीच में आएगा या व्यापार करने से रोकेगा, तो उसे भी देखा जाएगा। किस नीति के तहत? सशस्त्र व्यापार की नीति के तहत। और वास्को डिगामा फिर से तीसरी बार 1524 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है, और 1524 में इसकी क्या हो जाती है? कोचीन में मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब वास्को डिगामा जो भारत आया, वो कितनी बार आया? 3 बार। 1498 में, और उसके बाद में आपका 1502 में, और उसके बाद में आपका 1524 में ये भारत आता है 3 बार। और तीसरी बार में ही भारत में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब देखो पुर्तगालियों ने ये देखा कि व्यापार अच्छा हो रहा है, तो पुर्तगालियों ने क्या कर दिए? भारत में अपने गवर्नर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। जैसे अल्ब्रुकक और नीनो डी क्यूना। तीन ही इंपोर्टेंट है, तीनों को ही पढ़ना है। अल्मीडा, अल्ब्रुकक और नीनो डी क्यूना, क्या क्या काम थे इनके, वो भी देख लेते हैं। इससे देखो, अल्मीडा 1505 से 1509 तक रहेगा। यह पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर स्थापित होगा। यदि पुर्तगालियों को कि पहला गवर्नर आया, तो कौन आया? तो ये डी अल्मीडा आया। यह भारत में व्यापारिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए ये किस नीति को लागू करता है? ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति। अब देखो पीछे जो हमने पढ़ा था कि पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए किस नीति का पालन करा था? तो सशस्त्र व्यापार की नीति। सशस्त्र व्यापार की नीति को लागू करा। लेकिन सशस्त्र व्यापार की नीति के स्थान पर ये जो अल्मीडा था, वो क्या ले आया? ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत क्या कर दिया इसने? ये पूरे हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा। तो इस पॉलिसी के तहत पुर्तगाली पूरे हिंद महासागर या समुद्री व्यापार को नियंत्रित करना चाहते थे। और ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत ही इन्होंने समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास भी प्रारंभ कर दिया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? कि अरबों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। और ये जो होता था, काफिला होता था, कुछ सैनिकों का काफिला होता था, और ये सपोर्ट करता था किसको? जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों को, ताकि उनका धन लूटा ना जाए, जो उन्होंने माल खरीदा है वो ना लूटा जाए। उससे सब बचने के लिए, उससे सुरक्षा देने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर दी। और इसके बदले में ये व्यापारियों से क्या लेना शुरू कर देते हैं? टैक्स। टैक्स लेना शुरू कर देते हैं यहाँ से। इस पॉलिसी के तहत हिंद महासागर में स्थित कई महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया इन्होंने, और कई दुर्गों की स्थापना भी की। गुजरात, मिस्र, तुर्की की सम्मिलित सेना से ये इनका युद्ध भी होता है। इसमें अल्मीडा क्या कर देता है कि गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना को क्या कर देता है? ये हरा देता है। और उसके बाद में 1505 में ये अंजाटीवा, किलाव, करनूल में पुर्तगालियों का दुर्ग या व्यापारी कोठी स्थापित करता है। कौन? डी अल्मीडा। उसके बाद में अल्फांसो द अल्बुकर्क बनेगा अगला गवर्नर। पुर्तगाली गवर्नर बनेगा अगला 1509 से, और 1515 तक रहेगा। देखो ये ध्यान रखना कि भारत में कौन सा गवर्नर था, तो ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था।
इसने अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत में पुर्तगाली व्यापार तथा क्षेत्र में वृद्धि करके वास्तविक रूप से पुर्तगाल को स्थापित किया। इसी कारण से भारत में पुर्तगालियों का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर से वही कंडीशन कि पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर बनकर कौन आया? तो अल्मीडा। लेकिन पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो दा अल्ब्रुकक था। इसी को संस्थापक माना जाता है वास्तविक। 1503 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की और भारत में पुर्तगालियों की राजधानी किसे बनाया? कोचीन को ही इन्होंने राजधानी बनाया था। 1511 में मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी हॉर्मूज पर इसने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? गोवा में। जबकि जो वास्को डी गामा था उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कोचीन में। इसने पुर्तगाली वर्चस्व स्थापित करने के लिए दो नीतियां अपनाई थी, लव एंड वार की नीति अपनाई थी। एक तो लव की और वार की नीति अपनाई थी। कि देखो लव की नीति क्या थी? लव की नीति के तहत ये चाहता था कि पुर्तगाली लड़कों को भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया जाए। क्यों? कारण था, देखो यदि कोई पुर्तगाली लड़का, कोई भी व्यक्ति पुर्तगाली व्यक्ता लड़का यदि भारतीय लड़की से शादी कर लेता है तो क्या होगा कि विद्रोह होने के चांस क्या हो जाते हैं? बहुत कम हो जाते हैं। तो देखो जब रिश्तेदारी बदल जब रिश्ते जब दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाती है तो क्या होगा? तो युद्ध होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसी वजह से इसने क्या करा था? लव की नीति को अपनाया या लव पॉलिसी को अपनाया था। इसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय स्तर पर हो रहे विरोध क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल गई। और इनसे उत्पन्न संतान जो होगी वो कैसी होगी? पित्त पक्षात्मक होगी। पित्त पक्षात्मक मतलब पिता के पक्ष में होगी। इसी वजह से इसने इस तरह की नीति अपनाई थी। वार पॉलिसी के तहत इसने क्या करा? देखो इसके तहत जो वार पॉलिसी युद्ध नीति के तहत 1510 में बीजापुर के सुल्तान था आदिल शाह, इससे इसने गोवा को छीन लिया और गोवा बाद में इनकी राजधानी भी बना। इसमें अलबुरुक का सहयोग विजयनगर के शासक किसने दिया था? कृष्ण राय ने दिया था, कृष्ण देव राय ने दिया था। और क्यों दिया था? घोड़ों के व्यापार के लालच में दिया था। कृष्ण देव राय ने किसका साथ? पुर्तगालियों का साथ दिया था। तो अलबुरुक ने हॉर्मूज से लेकर मलक्का तक के क्षेत्र को ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, अलबुरुक नहीं। क्यों? देखो अलबुरुक ने रोक इसलिए लगाई कि सती प्रथा आप जानते हैं कैसी प्रथा थी। तो सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य इसलिए किया कि यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो वो उस महिला को सती होने की आवश्यकता नहीं है, उससे कौन शादी करेगा? उससे पुर्तगाली शादी करेगा। पुर्तगालियों का कोई भी व्यक्ति जो उस महिला को पसंद आए उससे वो शादी कर सकती थी। इसी वजह से कि ये अपने दोनों हित साधने पर तुले हुए थे। एक तो भारत में क्या था कि भारत से सती प्रथा को रोकना चाहते थे, दूसरी कंडीशन, दूसरी बात दूसरी बात के साथ कि क्या होगा कि एक विवाह और हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे विद्रोह हो रहे हैं तो वो स्थानीय स्तर पर कैसे हो जाएंगे? वो समाप्त हो जाएंगे। तो दो काम इन्होंने करे इससे। फिर अगला शासक बनकर आता है, अगला गवर्नर बनकर आता है नूनाडी कुन्हो। जब हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध चल रहा था तो इसने इसका फायदा उठाकर क्या हुआ? बेसिन और द्वीप पर अधिकार कर लिया। मतलब बसीन का द्वीप था और एक द्वीप का द्वीप था, तो दोनों पर इसने अधिकार कर लिया। और यह कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाता है तथा ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत सैंथामो और हुगली पर भी अधिकार कर लेता है। और हुगली का संस्थापक कौन था? तो हुगली की स्थापना की थी ब्रिजमैन ने। ये ध्यान रखेंगे कि हुगली की स्थापना किसने की थी? तो हुगली की स्थापना करेगा ब्रिजमैन। डच और अंग्रेज कंपनियां आने से इनके प्रभाव में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इनके द्वारा बसाए गए क्षेत्रों पर किसका अधिकार होना प्रारंभ हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार होना प्रारंभ हो जाता है। देखो 1498 में ये आए भारत में पुर्तगाली। उसी के साथ साथ 1608 में क्या मिल जाती है? इन्हें परमिशन मिल जाती है जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को। तो ये लगा लो कि 100 साल के बाद अंग्रेज भारत में आएंगे और उसके बाद में क्या होंगे? जो 100 साल का स्थापत्य था पुर्तगालियों का, उसे क्या करेंगे? उखाड़ फेंकने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे। और पुर्तगालियों के प्रभाव को क्या करेंगे? ये कम करने का पूरा हरकस प्रयास करेंगे और कम कर भी देंगे। 1602 ईस्वी में वांटम का युद्ध होगा पुर्तगाली और डचों के बीच में। और इस वांटम के युद्ध में पुर्तगाली जो होंगे वो डचों से क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से बुरी तरीके से पराजित होंगे। और यहीं से इनका क्या होगा? पतन प्रारंभ होगा पुर्तगालियों का। और इसका संबंध गुजरात के शासक किससे था? बहादुर शाह द्वितीय से था। किसका? नीनाडू पुना का। फिर अगला बनकर आता है गार्सियो द नोर्ना। तो गार्सियो इसने दमन, सालसेट, सेंट थॉमे, मद्रास, बंबई, चोल पर भी अधिकार कर लिया था।
गार्सिया नोरनान है। अब देखो, भारत में पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान रहा। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की। कब की? 1555 से 56 के बीच में की थी। कहाँ की थी? गोवा में की थी। और सर्वप्रथम जो किताब छपी वो किसकी थी? बाइबल की। और उसके बाद में आयुर्वेद की किताब छपी थी। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। उसके बाद में 1600 में इन्होंने कुरान की अरबी प्रतिलिपि छापी थी। और 1664 में हिंदी देवनागरी लिपि के प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, जो हमारी अपनी लिपि है, देवनागरी लिपि। इस देवनागरी लिपि की शुरुआत कर दी किसने? पुर्तगालियों ने। कब? 1664 में। और भारत में कलमी आम, जिसे हम अल्फांसो आम बोलते हैं और जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, कहाँ है? महाराष्ट्र में होता है अल्फांसो आम। लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और भारत में विभिन्न प्रकार की नई फसलों को लाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। जैसे आलू, इन्हीं की देन है। पपीता, इन्हीं की देन है। अनानास, मटर, टमाटर, मक्का, तंबाकू, ये सब इन्हीं की देन है। कि भारत में तंबाकू को कौन लेकर आया? पुर्तगाली। भारत में टमाटर कौन लेकर आया? पुर्तगाली। भारत में आलू लेकर कौन आया? तो पुर्तगाली। तो ज्यादातर जो खाने पीने के सामान थे, सब्जियां वगैरह थी, वो यही लेकर आते हैं भारत में। अब देखेंगे हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती है। कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे, डच। कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1596 में कार्नेलियस डेहस्तमैन के नेतृत्व में डच व्यापारी भारत आए थे। किसके नेतृत्व में? कार्नेलियस डेहस्तमैन के नेतृत्व में। डच कंपनी की स्थापना डच संसद द्वारा 1602 में 65 लाख गिल्डर के साथ की गई थी। गिल्डर मतलब वहां की मुद्रा थी। इसे मुद्रा कहा जाता था। ये मुद्रा थी उस देश की। कहाँ की? हॉलैंड और नीदरलैंड की। कंपनी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना। और व्यापार के साथ साथ जब व्यापार करोगे तो क्या होगा? आपको आर्थिक लाभ। हालांकि हानि भी हो सकती है, लेकिन हानि होने के कोई भी चांस नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुनाफा ही इतना ज्यादा था। इसी वजह से क्या था? आर्थिक लाभ होगा ही होगा। डच कंपनी एक अर्ध सरकारी कंपनी थी। अर्ध सरकारी का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ लोग सरकारी थे और कुछ लोग प्राइवेट थे। और इसमें कुल 17 सदस्य थे। इन्हीं 17 सदस्यों को जेंटलमैन ऑफ 17 कहा गया। डच कंपनी को 21 वर्ष का लाइसेंस दिया गया था। डचों ने 1641 में मलक्का और 1658 में सीलोन, सीलोन अर्थात श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। भारत में डचों की फैक्ट्री देखो कैसे कैसे लगी। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। और यहीं से ये नील का व्यापार करते थे। ये नील होता है, कपड़े को रंगने के काम आता है, नील का व्यापार ये यहीं से करते थे। 1610 में इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से समझौता कर लिया और पुलिकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और इन्होंने इसे अपना बाद में क्या करा? पुलिकट को ही मुख्यालय भी बनाया था। और पुलिकट में स्थापित फैक्ट्री का नाम क्या रखा इन्होंने? गैल्ड्रिया। और यहीं से अपनी इन्होंने एक सिक्का जारी किया था, या अपनी मुद्रा जारी की थी, इसे बोलते हैं पैगोडा। तो पैगोडा नामक सिक्का भी ये यहीं से जारी करते थे। और इसी फैक्ट्री से ये कहाँ कहाँ के लिए व्यापार करते थे? इंडोनेशिया और जकार्ता के साथ भी व्यापार करते थे। तो पुलिकट है हमारा इधर, पुलिकट झील यहीं है आपकी आंध्र प्रदेश में। तो यहीं से ही क्या कर देंगे करेंगे, इधर है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ साथ जकार्ता भी आपका यहीं है। तो इन दोनों देशों के साथ ये यहीं से व्यापार करते थे। बंगाल में ये अपनी पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित करते हैं। और इसके बाद ये हुगली के निकट, हुगली भी बंगाल में ही है, हुगली के निकट 1653 में हुगली के पास चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो वो जैसे जैसे अपने पाम पसारेंगे, ऐसे ऐसे अपने क्या करेंगे? विस्तार करते चले जाएंगे। और जिसका नाम इन्होंने बाद में क्या रखा? गुस्तांबुल फोर्ट रखा था। चिनसुरा का नाम इन्होंने गुस्तांबुल फोर्ट रखा। इनकी फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो फैक्ट्री का प्रमुख फैक्टर कहलाता था। इनकी अन्य फैक्ट्रियों का क्रम भी है। देखो, सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में, 1610 में पुलिकट में खुली, और 1616 में सूरत में खोली, 1645 में उन्होंने कराईकल में खोली, और 1645 में चिंसुरा में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। कभी कभी क्रम पूछ लेगा लगाने के लिए ध्यान रखना है कि कब कब कौन कौन सी फैक्ट्री खुली। उसके बाद में डचों का भारत से पतन किस प्रकार हुआ वो भी देख लेते हैं। तो अंग्रेजी नौसैनिक श्रेष्ठता का मुकाबला नहीं कर पाए। देखो, अंग्रेजों का मुकाबला तो पुर्तगाली भी नहीं कर पाए और ना ही टच कर पाए। तो क्या हो गई? जब ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कंपटीशन से दूर हो जाएंगे। हालांकि कुछ हद तक फ्रांसीसी अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि फ्रांसीसियों को भी यहाँ पर क्या होगा? घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन घुटने वो केवल और केवल फ्रांस की अपनी गलती की वजह से टेकने पड़ेंगे। वो देखेंगे आगे कैसे। तो 1759 में पैदरा का युद्ध होगा। और पैदरा का युद्ध में क्या हो जाएगा? डच जो थे वो बुरी तरीके से, ध्यान करो, वांटम के युद्ध में डचों ने किसको हराया? पुर्तगालियों को। तो पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ हुआ।
जबकि 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने बुरी तरह से हरा दिया, और इस समय जो डचों का सेनापति था वो था लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव ने ही डचों को हराया था, और यहीं से क्या होगा, डचों का पतन पूरी तरीके से हो जाएगा, और एक संधि के तहत ये होगा कि डच जो होंगे वो भारत छोड़ देंगे, और डचों पर जो डच अपना स्थापित करेंगे अपनी कंपनी, वो करेंगे इंडोनेशिया में जाकर। इंडोनेशिया को ये अपना क्या बनाएंगे, अड्डा बनाएंगे जाकर। और जबकि अंग्रेज किसे अड्डा बनाएंगे, अंग्रेज अड्डा बनाएंगे भारत को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहे डच। इन्होंने भारत से बेहतर विकल्प किसे माना, इंडोनेशिया को माना। इसलिए ये भारत में बहुत रुचि नहीं दिखा पाए, और 1795 में ये भारत छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते। तो 1795 तक आते आते अंग्रेजों को ये जो भी फैक्ट्रियां बची थी थोड़ी बहुत, उनको बेच बाच कर कहाँ चले जाते हैं, ये इंडोनेशिया चले जाते हैं। अब बात आती है अंग्रेजी कंपनी की। तो अंग्रेजी कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी बोलेंगे शॉर्ट में इसको, ईस्ट इंडिया। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो राल्फ फिंच था, जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। तथा दूसरा अंग्रेज जो था वो जॉन मिडेल हॉल था। ये स्थल मार्ग से आया था। ये ध्यान रखना कि जॉन मिडेल हॉल जो आया था वो स्थल मार्ग से भारत आया था। तो 1599 में भारत की यात्रा पर आया। इस समय ब्रिटेन की क्राउन कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। इसने 31 दिसंबर 1600 को याचिका पर अनुमति प्रदान कर दी कि जाइए। कुछ व्यक्तियों को परमिशन दे दी, कुछ व्यापारियों को परमिशन दे दी एलिजाबेथ प्रथम ने, कि जाइए और पूर्व के देशों के साथ क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। और जो व्यापार करेंगे उसका टैक्स आप टाइम टू टाइम रानी के खजाने में पहुंचाते रहेंगे, जिससे मर्चेंट एडवेंचर कंपनी को आज्ञा पत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो जो कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर के नाम से, उसको क्या हो गई, आज्ञा मिल गई रानी से। और कहाँ के लिए, पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो इसी आज्ञा पत्र के साथ मर्चेंट एडवेंचर एक नया नाम क्या दिया गया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज का मतलब ये होता है कि ये पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का इन्हें क्या मिल गया, अधिकार मिल गया पूरी तरीके से। तो के नाम से पूरब के देशों के साथ व्यापार करना प्रारंभ करती है। और इस कंपनी को कब, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, आगे देखेंगे हम उसको, के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में से क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो अब तक देखो 1833 तक, 1600 से लेकर 1833 तक क्या कहा जाएगा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। लेकिन 1833 का जो अधिनियम आएगा, चार्टर एक्ट आएगा, इसी अधिनियम के तहत इस कंपनी का नाम परिवर्तित हो जाएगा और नाम दे दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, निजी मतलब प्राइवेट कंपनी थी, जिसके क्या थे, कई शेयर धारक थे, मतलब कई लोगों ने मिलकर बनाई थी। और इसके कंपनी के शेयर धारकों को पॉप कहा जाता था। पॉप मतलब सीओपी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा जाता था। कंपनी के कार्यों की देखभाल करने हेतु 24 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था, और जिसे बीओडी कहा गया। बीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। तो बीओडी के 24 सदस्यों में एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर होता था, और 22 अन्य सदस्य होते थे। एक मेन, उसके मेन के नीचे एक और उसका सहायक, और उसके बाद में 22 अन्य सदस्य होते थे। गवर्नर के पास व्यापार, संधि, विस्तार और युद्ध संबंधी अधिकार प्राप्त थे। इसका मतलब जो 24 बीओडी के डायरेक्ट, जो बीओडी में 24 सदस्य थे, उनमें क्या क्या थे, केवल गवर्नर के पास ही किसी भी राज्य के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ व्यापार करने, संधि करने, विस्तार करने, युद्ध करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास था, गवर्नर के पास था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री जो लगी वो कैसे लगी, देखो 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है। इसे हेक्टर को क्या बोलते हैं, रेड ड्रैगन भी कहते हैं। यह जो पत्र लेकर आया था वह अकबर के लिए था, लेकिन क्या होगा, अकबर की मृत्यु हो जाती है कब, 1605 में। लेकिन ये भारत कब पहुंचा, 1608 में। तो 1608 ईस्वी में, अब देखो 1605 में अकबर के नाम का पत्र लेकर चला, और 1608 में पहुंचा। इसके बीच में क्या देखो कितने साल लगे इसे, 3 साल। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसे इतना लंबा समय लग गया हो। क्या होता है कि बीच में इसका क्या होता है, जहाज खराब हो जाता है, और जहाज खराब होने के बाद में जहाज को सही होने में 6 से 7 महीने का समय लग जाता है, सही होने होने में ही। और इसी दौरान क्या कर लेता है वहां पर ये फारसी भाषा सीख लेता है, अरब के आसपास के क्षेत्रों में। तो अरबी भाषा में ही या उर्दू भाषा में ये क्या करता है, जहांगीर से आकर बात करता है। और इसी बात को लेकर क्या होता है, जहांगीर बहुत ही ज्यादा इससे प्रभावित होता है, जिस कारण ये जहांगीर से अनुमति ले लेता है फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री खोलने की सूरत में अनुमति प्राप्त कर लेता है कैप्टन हॉकिंस। और इसी दौरान क्या होता है कि जो सूरत के क्षेत्रीय स्थानीय व्यापारी थे वो क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, जिस कारण
वो जो सूरत में अंग्रेजों की कोठी खुली हुई थी वो क्या कर दी जाती है, जहांगीर के द्वारा अवैध घोषित कर दी जाती है। तो 1608 में सर थॉमस एडवर्ड के संरक्षण में सूरत में अस्थायी कारखाने की नींव डाली गई। और वैधानिक रूप से अंग्रेजों ने पहली कोठी कहाँ खोली, 1611 ईस्वी में मसूली पटना में खोली। देखो फिर से वही कंडीशन बन गई, सूरत में जो 1608 में फैक्ट्री खुली वो एक अस्थायी फैक्ट्री थी, उसको परमिशन मिली तो थी लेकिन परमिशन क्या होगी, वापस ले ली गई। और 1639 में ये मद्रास में ही अपनी पहली कोठी खोलते हैं, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, सेंट पोर्ट जॉर्ज रखा। उड़ीसा में हरिपुरा, बालासोर और पिपली में ये अपनी कोठी खोलते हैं। बंगाल में इनकी पहली कोठी हुगली में स्थापित हुई। और कोलकाता में जो इन्होंने पहली कोठी खोली वो थी आपकी फोर्ट विलियम में। और जहांगीर के आज्ञा पत्र से 1612 में इन्हें क्या मिल जाती है, मान्यता प्राप्त हो जाती है, किसकी, कोठी खोलने की। तो कंपनी तथा भारत के शासकों के साथ संबंध कैसे थे, देखो 1603 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं जेम्स प्रथम, 1604 में वहां के राजा बनते हैं। और जेम्स प्रथम मुगल शासक अकबर के नाम द फ्रेंड के नाम से क्या भेजते हैं, एक पत्र लिखकर भेजते हैं, जिसे कौन लेकर आता है, कैप्टन हॉकिंस। परंतु कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचता है तो समय क्या हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और उस पर उस समय बादशाह होता है जहांगीर, अकबर का पुत्री। तो 1698 ईस्वी में औरंगजेब के गवर्नर अजीमुद्दीन ने जॉर्ज चारनोक को बंगाल के 3 गांवों की जमींदारी कितने रुपए में दे दी, 1200 रुपए वार्षिक में दे दी। 3 गांव कौन से थे, तो कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानूती। इन तीनों गांवों को मिलाकर ही ये जॉर्ज चारनोक किसकी स्थापना करता है, कोलकाता की। तो इस प्रकार कोलकाता की स्थापना किसने की, तो कोलकाता की स्थापना की जॉर्ज चारनोक ने। बाद में अंग्रेजों ने शोभा सिंह जैसे बगावती ब्राह्मण का भय दिखाकर इसकी क्या कर दी, किलेबंदी प्रारंभ कर दी। और इसका नाम क्या रखा फिर बाद में, फोर्ट विलियम रखा, जिसका पहला प्रमुख कौन बना, चार्ल्स आयर बना था। और बना फोर्ट विलियम का नाम ब्रिटेन के राजा किसके नाम पर रखा गया, विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। कंपनी और फर्रुख सियार के बीच संबंध कैसे थे, देखो 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया। इस प्रतिनिधि मंडल में एक विलियम हैमिल्टन नामक का एक द्विभाषी डॉक्टर था, द्विभाषी का मतलब 2 भाषाएं जानने वाला था। इसने फर्रुखशार की गंभीर बीमारी का इलाज कर दिया। इससे क्या हुआ, फर्रुखशार बड़ा खुश हुआ। और इसी खुशी के कारण फर्रुखशार ने एक फरमान जारी कर दिया कि जो भी कंपनी का क्षेत्र है, जो भी मुगल का क्षेत्र है, मुगलों का क्षेत्र है, उसमें क्या है कि मुगल कहीं भी जाकर व्यापार अंग्रेज कहीं भी जाकर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और इसी को ही एक इतिहासकार हुए हैं ओम्स, ओम्स ने ही इसे कंपनी के लिए क्या कहा है, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। तो ये जो उत्तर मुगल कालीन भारत, वो जो उत्तर मुगल कालीन बादशाह थे वो क्या थे, बिल्कुल एक तरीके से मैं तो ये कहूंगा कि नालायक पने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये अपना कुछ नहीं देखते थे, भला बुरा क्या हो रहा है, क्या कैसे चलेगा, कुछ नहीं देखते थे ये लोग, बस जो काम करना है वो करना था। तो 3,000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल से कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है इन्हें बाद में, फर्रुखसियार के द्वारा जो फरमान जारी हुआ था। मतलब मात्र 3,000 रुपये वार्षिक देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, ये कर मुक्त व्यापार से, कर से मुक्त हो जाएंगे। ये कहाँ से, पूरे बंगाल से। अब देखो बंगाल में क्या था उस समय, बंगाल में बिहार भी आता था, बंगाल में उड़ीसा भी आता था और बंगाल में बंगाल भी आता ही था। तो इतने बड़े क्षेत्र की जमींदारी, इतने बड़े क्षेत्र का कर मुक्त से व्यापार कर दिया मात्र 3,000 रुपये में। और उसके बाद में 10,000 रुपये वार्षिक के बदले जो सूरत में था एक भौच बंदरगाह, उससे कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है। 10,000 रुपये दो बार साल में एक बार, और उसके बाद में आप पूरे साल क्या करो, व्यापार करो। अब इससे क्या होगा, देखो इससे होगा भ्रष्टाचार को जन्म मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो ये अंग्रेज थे ये और व्यापारियों से भी क्या कर ले लेते थे, पैसे लेकर उन्हें क्या करवा देते थे, चुंगी मुक्त करवा देते थे कि हमारा ही व्यक्ति है ये, ऐसा कहकर उसे चुंगी मुक्त करवा देते थे वहां पर। मुंबई की टकसाल से अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्के पर मुगल शासक की अनुमति प्राप्त हो गई कि मुंबई की टकसाल से जो अंग्रेजी सिक्के जारी होंगे, कि अब अंग्रेजी सिक्के जारी हो सकते हैं, ये मुगल शासक फर्रुख सियार ने क्या कर दिया, परमिशन दे दी इनको। नेक्स्ट, कंपनी और गोलकुंडा के साथ संबंध कैसे हुए, देखो ये भी पूरे ही थे, ये भी उत्तर मुगल कालीन सम्राटों से कम नहीं थे। तो 1632 में क्या हुआ, गोलकुंडा के शासक था अब्दुल कुतुब शाह ने फरमान जारी कर दिया और इसने 500 पैगोड़ा स्वर्ण मुद्रा के बदले में क्या करा, अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाह से कर मुक्त की व्यापार की क्या दे दी, परमिशन दे दी। मतलब 500 रुपये, 500 पैगोड़ा मुद्रा दीजिए और 1 साल तक कर मुक्त व्यापार कीजिए। तो यहाँ भी इन्होंने कर दिया और इसी फरमान को क्या कहा गया था, सुनहरा फरमान कहा गया।
जैसे आप देखते हैं ना, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, वही इसी तरीके की कंडीशन यहाँ भी बननी थी। उसके बाद में कंपनी और वांडीवास के नायक के साथ देख लेते हैं कि वांडीवास के स्थानीय शासक नायक ने अंग्रेजों को मधुपुरम नामक स्थान को किलेबंदी करने की अनुमति प्रदान कर दी। बाद में इस किले के फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहा गया, इस किले को ही फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहा गया, तथा यह स्थान क्या कहलाया? मद्रास कहलाया। तो मद्रास की किलेबंदी जो हुई थी वो किस नाम से हुई? फोर्ट सेंट जॉर्ज किले के नाम से हुई थी। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार नगर पालिका तथा मेयर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका। ये सवाल 2021 के पीसीएस में भी पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले नगर पालिकाओं की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले नगर पालिकाओं की स्थापना हुई कहाँ? मद्रास में। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। कंपनी तथा मुंबई के बीच संबंध कैसे हुए देखो। तो 1661 में ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय और जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, दोनों की शादियां हो जाती हैं। जब शादी हो जाती है तो जो पुर्तगाली थे वो पुर्तगाली बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे देते हैं। अंग्रेजों को मतलब चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं, क्योंकि रानी जो थी वो कहाँ की थी? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा जो थी वो पुर्तगाली की थी। तो इसी वजह से पुर्तगालियों ने दहेज के स्वरूप बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या काम करा? बम्बई को 1000 वार्षिक शुल्क के बदले में क्या कर दिया? अंग्रेजों को दे दिया कि 1000 रुपए दो और बम्बई से आप व्यापार करते रहो। तो ये इनको मिल गया अंग्रेजों को। बम्बई का गवर्नर कौन था? तो गैरोल्ड अंगियार था। और बम्बई का वास्तविक संस्थापक भी इसे ही माना जाता है। तो गैरोल्ड अंगियार ने ही किसकी स्थापना की थी? मुंबई की स्थापना की थी। अब देखो अंग्रेजों की फैक्ट्री का क्रम क्या था। 1608 में क्या हुआ? सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई, लेकिन ये कैसी थी? अस्थायी थी। 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की इन्होंने। 1612 में सूरत गुजरात में स्थापित की। 1633 में उड़ीसा में। 1639 में मद्रास में। और 1651 में हुगली बंगाल में स्थापित की। और 1661 में महाराष्ट्र मुंबई में स्थापित की थी। अब देख लेते हैं डेनिसों को कि डेनिस कहाँ के निवासी थे? ये डेनमार्क के निवासी थे। तो ये डेनमार्क के निवासी थे तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार के उद्देश्य से 1616 में डैन कंपनी की स्थापना करते हैं, अर्थात अपने ही देश के नाम पर डैन कंपनी की स्थापना करते हैं। भारत में इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजौर जिले के ट्राकम्बोर नामक स्थान पर लगी थी। और दूसरी फैक्ट्री जो खोलते हैं, ये दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं 1674 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। कहाँ? श्री रामपुर में। इन्होंने ईसाई मिशनरियों के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ज्यादातर इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इनका धर्म क्या था? ईसाई धर्म। ये अपनी सारी फैक्ट्री क्या करते हैं बाद में? अंग्रेजों को बेचकर और भारत से क्या करते हैं? चले जाते हैं। इनका कोई खासा रोल नहीं है, और बस इतना ही इनका काम है कि उसके बाद में भारत से कंपनी पूरी तरीके से अपनी जो कंपनी वगैरह खोलेंगे थोड़ी बहुत, उनको अंग्रेजों के हाथों बेचकर पूरी तरीके से चले जाएंगे। अब बात आती है फ्रांसीसियों की। यही रुकेंगे और यही मुकाबला भी करेंगे अंग्रेजों का कुछ समय तक, केवल कुछ समय तक करेंगे। तो गठन कैसे होता है? तो फ्रांसीसी कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना फ्रांस के पेरिस में वर्साई के महल में होती है। याद है आपको वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वो वर्साई की संधि वो हम विश्व इतिहास में पढ़ेंगे कि कब कैसे होगी। और इस कंपनी की प्रारंभिक पूंजी जो थी वो 55 लाख लिब्र थी। वहां पर जो फ्रांस में मुद्रा चल रही थी उस समय वो लिब्र थी। तो 55 लाख लिब्र के साथ इस फ्रांस में इसकी स्थापना होती है, और ये कंपनी चल देती है किसकी तरफ? भारत की तरफ, भारत से व्यापार करने की तरफ। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके समय में हुई? तो उस समय वहां का राजा था लुई 14वां के शासनकाल में हुई। और उस शासनकाल में वित्त मंत्री कौन था? तो कोलबर्ट। और इसी के सुझाव पर, वित्त मंत्री कोलबर्ट के सुझाव पर ही इस कंपनी की स्थापना की गई थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य पूरब के देशों के साथ व्यापार करना था। फ्रांसीसी कंपनी में 35 लाख लिब्र किसके लगे हुए थे? 55 लाख लिब्र में से 35 लाख लिब्र लुई 14वें के लगे हुए थे। तो इसलिए ये कंपनी पूरी तरीके से कैसी थी? सरकारी नियंत्रण में थी, अर्थात पूर्णतः ये कंपनी सरकारी थी। देखो सरकारी और गैर और प्राइवेट निजी कैसी होती है? ये मान लो यदि किसी कंपनी के पास या किसी व्यक्ति के पास 50+% का शेयर है, तो वो कंपनी कैसी हो जाएगी? वो उसी की हो जाएगी। इसी वजह से क्या था कि जब 55 में से किसी व्यक्ति ने 55 लाख लिब्र में से 35 लाख लिब्र किसी एक व्यक्ति ने लगाए हैं, तो वो कंपनी उसी के नाम की कहलाएगी। तो 35 लाख लिब्र किसके लगे थे? 35 लाख लिब्र लगे थे लुई 14वें के। इसलिए क्या थी? ये पूर्णतः सरकारी संघ कंपनी थी। तो कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर और गवर्नर होते थे।
तथा इन्हें कंपनी के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार भी प्राप्त था। जैसे कंपनी का विस्तार करना है, युद्ध अथवा शांति रखनी है, सब कुछ अधिकार इनको प्राप्त थे। भारत में महत्वपूर्ण फैक्ट्री कौन कौन सी थी इनकी? देखो, कंपनी स्थापित होने के बाद भारत में अपनी कोठी स्थापित करने हेतु फ्रांस से प्रथम दल 1665 ईस्वी में भारत की ओर चलता है। लेकिन क्या हुआ, मेडागास्कर द्वीप तक आते आते क्या हो जाता है, ये भी रास्ता भटक जाते हैं और यहीं से क्या हो जाते हैं, वापिस हो जाते हैं। लेकिन जो भारत पहुंचने में ये फिर से क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। लेकिन फिर 2 साल के जस्ट बाद 1667 ईस्वी में फ्रैंक कैरो एक व्यक्ति था, इसके नेतृत्व में भारत की ओर रवाना एक दल होता है। और यही दल 1668 में कहाँ पहुंच जाता है, भारत में पहुंचता है। और भारत में भी कहाँ, सूरत में। और सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। 1669 में ये अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। इस प्रकार दक्षिण में स्थापित इनकी ये क्या थी, पहली फैक्ट्री थी। 1672 में ये मैसूर के वालीकोंडापुरम में, वालीकोंडापुरम का एक जमींदार था शेर खां लोधी ने फ्रैंक मार्टिन तथा उसके मित्र वेलांग द लिस्पन को एक छोटा सा गांव दे दिया। इसको क्या कहा, छोटा सा गांव कौन सा था, वो उसे पदुन्नुचेरी या पांडेचेरी के नाम से कहा गया। ये उपहार स्वरूप दे देते हैं इसको। और फ्रैंक मार्टिन इस गांव को डिजाइन करके पांडेचेरी के रूप में बदल देता है और बाद में ये फ्रांसीसियों की क्या बनती है, राजधानी भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पांडेचेरी की स्थापना किसने की थी, तो फ्रैंक मार्टिन ने पांडेचेरी की स्थापना की थी। पांडेचेरी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में रुचि रखने वाले प्रथम कंपनी कौन ही थी, वो फ्रांसीसी ही थे। 1674 में औरंगजेब के मामा तथा बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने चंद्रनगर को उपहार में दे दिया। और इसी चंद्रनगर की किलेबंदी करके बाद में इसका नाम क्या रखा गया, फोर्ट आर्केन्स नाम दिया गया, जो बाद में क्या हुआ, फ्रांसीसियों का पूर्व मुख्यालय भी बनता है। 1693 में पांडेचेरी पर डचों का अधिकार हो गया और 1697 में रिजविक की संधि होती है। इसके कारण, इस पांडेचेरी पर अधिकार होने के कारण ही रिजविक की संधि हुई। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मार्टिन था। ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक जो बनता है वो मार्टिन बनेगा। तो देखो, इसी बीच में क्या होंगे, ये लोग जो होंगे, ये कौन, अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी के बीच में क्या हो जाएगी, भिड़ंत हो जाएगी दोनों के बीच में। और इसी बीच में क्या होंगे, कर्नाटक में 3 युद्ध होंगे। कौन कौन से युद्ध होंगे, देखो, कर्नाटक का प्रथम युद्ध होगा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होगा और कर्नाटक का तृतीय युद्ध होगा। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होगा वो कब होगा, 1746 से 1748 के बीच होगा। और इस समय जो गवर्नर होगा फ्रांसीसियों का, वो था डुप्ले। और डुप्ले जो था वो बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, अंग्रेजों को आसानी से भांप लेता था कि ये कब क्या करने वाले हैं। और 1746 से 1748 के बीच में क्या होगा, फ्रांसीसी जीत जाते हैं इस युद्ध को। 2 साल के लिए युद्ध चलता है और इसी युद्ध में क्या होती है, एक्सला चैपल की संधि पर होती है। तो पूछ लेता है कि एक्सला चैपल की संधि किस युद्ध में हुई थी, तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। और एक्सला चैपल की संधि किन के बीच हुई थी, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। या फिर यही पूछ सकता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। या फिर कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1746 से 48 के बीच में हुआ। फिर अच्छा देखो, भारत में युद्ध होने का कारण क्या था। भारत में युद्ध होने का एक ही कारण था कि जब फ्रांस और ब्रिटेन आपस में यूरोप में भिड़ जाते थे, लड़ाई हो जाती थी, तो ये क्या थे, जहां जहां इनके उपनिवेश थे और जहां जहां फ्रांसीसी और अंग्रेज रहते थे, वे भी दोनों आपस में क्या हो जाते थे, युद्धरत हो जाते थे। तो जब 1748 में एक्सला चैपल की संधि भारत में नहीं हुई थी, ये यूरोप में हुई थी। तो एक्सला चैपल की संधि से जब युद्ध युद्ध विराम यूरोप में हो गया, तो भारत में भी युद्ध विराम अपने आप ही हो गया था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ 1749 से 1756 ईस्वी तक चला। और फ्रांसीसी इसमें क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, पूरी तरीके से फ्रांसीसियों की हार होती है। और इस युद्ध में पांडिचेरी की संधि पर समाप्त होता है। तो दूसरे युद्ध में, कर्नाटक का दूसरा युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ, तो पांडिचेरी की संधि पर समाप्त हुआ। तीसरा, कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ, देखो 1756 से 63 के बीच होगा। अब इसी बीच में, इसी युद्ध को हम क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और पेरिस की संधि पर यह युद्ध समाप्त होता है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में पेरिस की संधि होती है। और पेरिस की संधि के तहत ही यहाँ क्या होता है, युद्ध की समाप्ति भारत में भी हो जाती है। अब देखो, इसी बीच में क्या होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका था इसी बीच में। और आप इसके जस्ट 1 साल बाद देखें, 1763 के बाद क्या आएगा, 1764 आएगा।
तो इसी बीच में क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध भी हो जाएगा। आगे देखेंगे कारण क्या बनेंगे बक्सर के युद्ध के। तो इस तरीके से कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तीनों को याद रखना है, तीनों की डेट भी याद रखनी है, और कौन कौन सी संधि हुई। पहले युद्ध में 1746 से 1748 के बीच हुआ, एक्सला चैपल की संधि हुई। और दूसरे में 1749 से 1756 के बीच हुआ, और इसमें पांडिचेरी की संधि हुई। उसके बाद में कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, 1756 से 1763 के बीच हुआ। और जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ वो 1756 से 63 के बीच हुआ, और ये युद्ध पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ। तो देखो, हमने जो 5 कंपनियां भारत आई यूरोप की, पांचों की पांचों को देखा हमने। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, किसी भी एक को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इसकी पीडीएफ मिलती रहती है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है उसी दौरान क्या हो जाता है, उसकी पीडीएफ जो होगी वो आपको सेंड कर दी जाती है। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उसके साथ साथ यदि आपको इसकी हार्ड कॉपी भी चाहिए, नोट्स की फॉर्म में चाहिए, तो आप वो भी आप वहाँ पर बता सकते हैं, और उसके बाद वो क्या होगी, 8 से 10 दिन में आपके एड्रेस पर पहुँचा दी जाएगी। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।